Hello everyone. Today's topic is germplasm conservation and cryopreservation. First question which comes to our mind is what is germplasm? तो germplasm हमारा जेनेटिक मटेरियल ही होता है या हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसको हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर रहे हैं सेक्सुअली या फिर सोमैटिकली। सो जनरल सेंस में अगर हम बात करते हैं तो जर्मप्लाज्म टर्म किस चीज़ के लिए डिस्क्राइब करने को यूज़ होता है कि ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट सीड हो गया या कुछ भी पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको प्रिजर्व कराने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स लेते हैं, तो उस सेंस में हम जर्मप्लाज्म टर्म को यूज़ करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव कि हम जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन क्यों करा रहे हैं? जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन कराने का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी बहुत सारी ऐसी जेनेटिक स्पीशीज हैं या प्लांट स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो उन चीज़ को कंजर्व करके रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए हम जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब हमारा इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को स्टैब्लिश किया गया है फॉर द जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन। अब जो भी हम जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन करते हैं उसमें हमारी जो सोर्स होती है उसमें सीड्स आर द मोस्ट कॉमन। ओके, सीड्स हमारे मोस्ट कॉमन क्यों है? क्योंकि ये लेस स्पेस लेते हैं और ट्रांसपोर्ट करना इनको ईज़ी है, ईज़ी ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इसीलिए हमारे सीड्स आर द मोस्ट कॉमन। अदरवाइज़ हम इसके अलावा बहुत सारे पार्ट ऑफ किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट को यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंजर्वेशन। लाइक इन विट्रो मेथड्स में हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो शूट्स हो गया, मेरिस्टेम हो गया, एम्ब्रियो हो गया। ये आइडियली सूटेड हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होते हैं विदाउट सीड, जिनको प्रोपेगेट कराया जाता है, उनके लिए हम शूट, मेरिस्टेम और एम्ब्रियो यूज करते हैं फॉर द कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज, हम दो अप्रोचेज हमारी मोस्ट कॉमन है फॉर द कंजर्वेशन। फर्स्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन एंड सेकेंड इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि जब हम कंजर्वेशन करा रहे हैं हमारे जर्म प्लाज्म का इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो हमने स्टैब्लिश कर दिए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमने क्या स्टैब्लिश कर दिए? बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत सारे स्टैब्लिश कर दिए, नेशनल पार्क्स हो गए, जीन सेंचुरीज हो गई, तो इनको हमने स्टैब्लिश कराया। तो बेसिकली जो हमारे लैंड प्लांट्स हैं उनको हम प्रिजर्व करा रहे हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, दिस अप्रोच, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन हो जाते हैं क्योंकि हम उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही प्रिजर्व करा के रख रहे हैं, तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमारे जेनेटिक जो भी हमारे प्लांट स्पीशीज हैं उनको हार्म कर सकें। जैसे बहुत सारे बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इस चीज़ को लिमिट कर सकते हैं, इस टाइप के जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन को। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है और लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती है इस टाइप के कंजर्वेशन, इस टाइप के मेथड से कंजर्व कराने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हम वाइड एरिया यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, तो उतना ही ज़्यादा मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। अब वो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि हम जीन बैंक्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें हमें जिस भी प्लांट स्पीशीज को कंजर्व कराना है, प्रिजर्व कराना है, हम उसका क्या कर रहे हैं, हमारा डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं और उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, मतलब हम जीन बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ सीड मोस्टली यूज होता है, तो द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सीड्स और इन फॉर्म ऑफ इन विट्रो कल्चर्स कैन बी प्रिजर्व्ड एज जीन बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ओके, लेकिन अब सीड को प्रिजर्व कराने के कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं। वो लिमिटेशंस क्या है कि वायबिलिटी सीड की जो है वो रिड्यूस हो जाती है या लॉस्ट हो जाएगी विद टाइम, अगर हमने ज़्यादा टाइम के लिए एज अ प्रिजर्व करके रखा है तो। अब सीड्स हमारे ससेप्टेबल भी होते हैं इंसेक्ट और पैथोजन अटैक के लिए, मतलब मोस्ट ऑफन सीड्स ससेप्टेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट जो लिमिटेशन है सीड को एज अ सोर्स फॉर कंजर्वेशन यूज करने की, ये कि हर प्लांट जो है सीड के बाय सीड प्रोपेगेट नहीं होता है, कुछ प्लांट्स वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किए जाते हैं। तो जैसे कि पोटैटो वगैरह हो गया, मतलब उनके वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू ही हम उनको प्रोपेगेट करा सकते हैं, सीड उनका नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है जिन प्लांट्स का हमारा सीड है ही नहीं, तो उनको कैसे प्रिजर्व कराया जाएगा, तो उनके वेजिटेटिव पार्ट को यूज करते हैं फिर।
ठीक है। तो और लास्ट चीज क्या है कि सीड कंजर्वेशन की वजह से एग्जैक्ट क्लोन प्रोड्यूस करना या मेंटेन करना इज डिफिकल्ट। फिर सर्टेन सीड्स आर हेट्रोजेनस एंड देयरफॉर आर नॉट सुटेबल फॉर ट्रू जीनोटाइप मेंटेनेंस। ये भी एक लिमिटेशन हो गया। अब आते हैं जो हम इन विट्रो मेथड्स देखते हैं फॉर जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन, जिसमें से हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है क्रायोप्रिजर्वेशन या फिर फ्रीज प्रिजर्वेशन मेथड। सेकंड हम कोल्ड स्टोरेज देखते हैं, थर्ड इज लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज। ओके, सो मूविंग ऑन, द फर्स्ट मेथड इज क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म इन द फ्रोजन स्टेट, मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे हम उनको क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व करा रहे हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं कि हम प्रिजर्व करा सकते हैं ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एट -79 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज लो टेम्परेचर, जैसे डीप फ्रीजर्स होते हैं हमारे जिनका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्स, तो उनमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर वेपर फेज नाइट्रोजन एट -150 डिग्री सेल्सियस। द मोस्ट वाइडली एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जो है वो है हमारा लिक्विड नाइट्रोजन, जिसमें हम -190 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके रखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, बेसिक प्रिंसिपल क्या है क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए, कि हम कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं हमारे प्लांट को, क्या प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, वो ये है कि हम उसके जो भी जब भी हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर हम जीरो मेटाबॉलिज्म और नॉन डिवाइडिंग स्टेट में उसको रख रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर जब रिड्यूस कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो हमारी सेल है जिसको हमने प्रिजर्व कराने के लिए रखा हुआ है, उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी और ना ही कोई सेल डिवीजन देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो वर्क करता है इन, और ये हम कैसे कर रहे हैं, बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट्स। अब इस चीज का मैकेनिज्म क्या है, हमारा मैकेनिज्म ये है कि जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सारी सेल्स जो हैं उनमें वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है, मतलब 70% ऑफ द वाटर प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में, किसी भी बॉडी में। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसको हम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, क्रायोप्रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सेल्स फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। उस वाटर को हम लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस। और अब प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्ट जितना सेल के अंदर सिर्फ वाटर के अलावा बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सॉल्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उतना ही हमें टेम्परेचर सेल का रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब उतना ही कम टेम्परेचर पे हमें उसको फ्रीज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना ही लोअर टेम्परेचर लिया जाएगा। अब एक यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है, या फिर बेसिक स्टेप्स दिए दिखाए गए हैं फॉर द क्रायोप्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले जिस कल्चर को भी, जिस सेल्स को भी, जो भी हम ले रहे हैं टू प्रिजर्वे फॉर प्रिजर्वेशन, वो हमने लिया। जैसे यहाँ पे इस केस में शूट टिप्स लिया है। अब शूट टिप्स को हम पहले प्री ट्रीटमेंट देते हैं, किसका, डीएमएसओ। डीएमएसओ यहाँ पे हमारा क्रायो प्रोटेक्टेंट है, तो हमने एक डीएमएसओ कंटेनिंग मीडियम में हमारे शूट टिप्स को ग्रो कराया फॉर द प्री ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद में क्रायो प्रोटेक्टेंट के साथ में हमने उसको कल्चर मीडियम में डाल दिया। फिर कल्चर मीडियम से निकालने के बाद हमने एक मतलब शूट टिप्स को एम्प्योल में लिया और उनको क्या करा, हमने लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कराने के लिए रख दिया। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद जब भी हमें उस कल्चर को वापस यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी थॉइंग कराएंगे। थॉइंग कराएंगे मतलब वार्म वाटर में हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि अभी अभी वो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर से आ रहा है, तो इसीलिए हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे। फिर हम हमें जब भी उसको फर्दर मतलब फर्दर आगे यूज कराना है तो उसको हम कल्चर करेंगे फॉर इन द सेमी सॉलिड मीडियम और एनी मीडियम। ठीक है, फिर आते हैं, इसी चीज को हम स्टेप्स में देखते हैं क्या, या फिर क्या टेक्निक यूज की जा रही है क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप जो आता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेराइल टिश्यू कल्चर्स। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज कि हम ऐसी प्लांट स्पीशीज को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका हमें क्रायोप्रिजर्वेशन कराना है। ठीक है, अब उस प्लांट स्पीशीज का हमें मॉर्फोलॉजिकल स्टेट और उसके फिजियोलॉजिकल स्टेट की हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि उसकी कंप्लीट नॉलेज होने के साथ साथ अब हम जो
एनी टिश्यू कैन बी टेकन फॉर द क्रायोप्रिजर्वेशन, लेकिन अब चाहे वो टिश्यू हमारा मेरिस्टम हो, एम्ब्रियो हो, एंडोस्पर्म हो, ओव्यूल हो, सीड हो, या कुछ भी प्रोटोप्लास्ट कैलस हो, हम कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट को यूज कर सकते हैं फॉर द क्रायोप्रिजर्वेशन। ओके, बेसिकली जो हमारे मेरिस्टम सेल से सेल सस्पेंशन कल्चर्स को जब हम प्रिजर्व कराते हैं तो वो हमारे कल्चर्स लेट लैग फेज में या फिर लॉग फेज में होने चाहिए। दे आर द मोस्ट सुटेबल phases for the cryopreservation of any meristematic cell or cell suspension culture. Okay, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट। तो हम हमारा टिश्यू कल्चर, हमारा जो भी टिश्यू है उसको स्टेराइल कराने के बाद में, स्टेरलाइजेशन कराने के बाद में हम उसमें क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट कराते हैं उसका बाय यूजिंग क्रायोप्रोटेक्टेंट्स। क्रायोप्रोटेक्टेंट्स क्या होते हैं? क्रायोप्रोटेक्टेंट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि डीप फ्रीजिंग में रखने की वजह से जो डैमेज हो जाती है उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। फ्रीजिंग करने की वजह से और थॉइंग करने की वजह से सेल को जो डैमेज हो सकती है या होती है उस चीज से प्रोटेक्ट करने का काम हमारे क्रायोप्रोटेक्टेंट्स करते हैं। अब एक और फंक्शन होता है इनका, एक और रोल होता है क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का, वो ये कि हमारे जो वाटर का टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी रिड्यूस करने का काम, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस करने का काम हमारे क्रायोप्रोटेक्टेंट्स करते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती है। जब हम जनरली देखते हैं फ्रीज वगैरह में तो हम क्या देखते हैं कि आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं जब भी हम कोई चीज अंदर रख रहे हैं फ्रीजिंग के लिए। तो उस आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को कैसे रोका जा सकता है? बाय यूजिंग क्रायोप्रोटेक्टेंट्स। क्रायोप्रोटेक्टेंट्स क्या करेंगे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ही कम कर देंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्रायोप्रोटेक्टेंट्स के। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्रायोप्रोटेक्टेंट्स के जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं? वो है डायमिथाइल सल्फोक्साइड, डीएमएसओ, ग्लिस्ट्रॉल, और इथाइलिन हो गया, प्रोपाइलिन, सुक्रोज, मैनोज, ग्लूकोज, प्रोलीन एंड एसिटामाइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्रायोप्रोटेक्टेंट्स के, जिसमें से डीएमएसओ, ग्लिस्ट्रॉल और सुक्रोज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड। थर्ड जो स्टेप आता है हमारा वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, या फ्रीजिंग में क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं लो टेम्परेचर के लिए, और हर सेल के लिए वेरी करता है वो टेम्परेचर जिस पे वो रखी जा सके फॉर द प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो मतलब द सेंसिटिविटी ऑफ cells is too low for the temperature and it is variable and largely depends on the plant species. तो 4 different types of freezing methods are used, है ना? तो सबसे फर्स्ट वन है हमारा स्लो फ्रीजिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि हम टिश्यू को आ, हम या हमारा जो भी प्लांट मटेरियल है उसको फ्रीजिंग स्टेट में लेके जाते हैं स्लोली स्लोली। मतलब कूलिंग रेट क्या होते हैं, 0.5 to 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मतलब हर मिनट सिर्फ इतना ही टेम्परेचर जो जो है हम धीरे धीरे करके राइज करते जाएंगे। ठीक है, अब उसको इस तरीके से हम 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे, मतलब सिर्फ 0.5 और 5 या 0.5 से 5 के बीच में हम धीरे धीरे करके पर मिनट हम इतना ही टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से एकदम से अगर हम सेल को सडनली ही एकदम कूलिंग एनवायरनमेंट में डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है सेल के लिए, सेल की वायबिलिटी पे अफेक्ट हो सकता है। लेकिन इस तरीके से अगर हम स्लोली उसको फ्रीज करेंगे तो सडन इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब एडजस्ट करने का टाइम मिल जाएगा सेल को। तो इसीलिए ये स्लो फ्रीजिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है हमारा, कि अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम सेल्स टू आउटसाइड। ठीक है, मतलब स्लोली स्लोली हम क्योंकि फ्रीज कर रहे होते हैं तो हमारा जो सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, वो धीरे धीरे सेल से बाहर आ जाएगा। तो उतना ही कम हमें, मतलब उतना ही टेम्परेचर उतना ही कम हमें टेम्परेचर को रिड्यूस कराने की जरूरत पड़ेगी जितना कम अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा। तो ये एक एडवांटेज है इस चीज का कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सेल से बाहर आ जाता है।
आउटसाइड आ जाता है सेल से टू प्रमोट द एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन। तो जिसकी वजह से क्या होती है, सेल के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्म नहीं होंगे, सेल के बाहर आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर फ्रीजिंग की जगह क्या हो रही है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्रीजिंग हो रही है ना। तो ये जो स्लो फ्रीजिंग मेथड है, जब भी हमें सस्पेंशन कल्चर्स का क्रायोप्रिजर्वेशन कराना होता है, उस केस में हम स्लो फ्रीजिंग मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है फ्रीजिंग का, वो है रैपिड फ्रीजिंग मेथड। रैपिड फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है कि प्लांट मटेरियल को हम लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं, फिर उसके बाद में उसमें लिक्विड नाइट्रोजन में रखने, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो फ्रीजिंग मेथड में क्या हो रहा था कि हमने पहले स्लो फ्रीजिंग मेथड में क्या हो रहा था कि पहले हमने टेम्परेचर रिड्यूस कराया था, उसके बाद में हमने लिक्विड नाइट्रोजन में रखा था। लेकिन रैपिड फ्रीजिंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया, उसके बाद में हम टेम्परेचर को रिड्यूस करा रहे हैं बाय 300 to 1000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री होगा पर मिनट। मतलब यहाँ पे अब जो रैपिडली, क्योंकि हम फ्रीजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम धीरे धीरे से 0.5 करके टेम्परेचर नहीं कम कर रहे हैं, डायरेक्टली 300 to 1000 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हम रिड्यूस करते जा रहे हैं टेम्परेचर। जिसकी वजह से क्या होगा, आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे विद इन द सेल, सेल के अंदर। सेल के अंदर ही हमारे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो मेथड है, क्योंकि बहुत क्विकली हो रहा है, इस वजह से तो द फर्दर द ग्रोथ ऑफ इंटरसेलुलर क्रिस्टल इज ऑल्सो मिनिमल। ओके, अब रैपिड फ्रीजिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ शूट टिप्स एंड सोमैटिक एम्ब्रियो। जब हम सोमैटिक एम्ब्रियो और शूट टिप कल्चर कर रहे होते हैं, उस केस में हम रैपिड फ्रीजिंग मेथड को ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप वाइज फ्रीजिंग मेथड। स्टेप वाइज फ्रीजिंग मेथड बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो एंड रैपिड फ्रीजिंग प्रोसीजर्स। तो इसमें क्या, मतलब दोनों का ही एडवांटेज इसमें ऐड हो गया। तो इसको हम स्टेप वाइज मैनर में कर रहे हैं। पहले हम प्लांट मटेरियल को कूल करते हैं टू एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर, और फिर उसको हम मेंटेन करके रखते हैं उसी टेम्परेचर पे फॉर द 30 मिनट्स, और फिर उसके बाद में हम रैपिड कूलिंग करते हैं। ठीक है, अब इसको हम सक्सेसफुली किसके लिए यूज करते हैं, सस्पेंशन कल्चर के लिए, शूट एपिक्स के लिए, या बड एपिक्स के लिए, बड के लिए। तो लास्ट इज ड्राई फ्रीजिंग मेथड। ड्राई फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है, जो भी हमारे मतलब कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि नॉन जर्मिनेटेड ड्राई सीड्स को सर्वाइव कराने के लिए एट लो टेम्परेचर। हाँ, कुछ मतलब ड्राई फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है, जो हमारे नॉन जर्मिनेटेड ड्राई सीड्स हैं, उनको वो भी सर्वाइव कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग एट वेरी लो टेम्परेचर। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू वाटर इम्बाइबिंग सीड्स। मतलब हमारे जो नॉर्मल सीड्स होते हैं, मतलब जो जर्मिनेटेड सीड्स हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे नॉन जर्मिनेटेड सीड्स को ही वो डायरेक्टली फ्रीजिंग फ्रीजिंग करा दे रहे हैं, और फिर उसको फर्दर, मतलब बाद में उसका जर्मिनेशन होगा जब भी हमें यूज करना होगा उसको। ठीक है, इनिशियली उसको हमने नॉन जर्मिनेटेड कंडीशन में ही रख दिया है इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है हमारा कि हम फ्रोजन कल्चर जो भी हमारा बना, उसको हमें मेंटेन करके रखना है एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, जो टेम्परेचर हमने दिया है फॉर द फ्रीजिंग, उसी टेम्परेचर पे हमें मेंटेन भी करके रखना है। तो जनरली जो फ्रोजन सेल्स होती हैं और टिश्यूज होते हैं, हम उनको स्टोर करके रखते हैं एट द टेम्परेचर रेंज बिटवीन -70 to -190 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली होता क्या है कि विद द टेम्परेचर्स अबव -130 डिग्री सेल्सियस, आइस क्रिस्टल ग्रोथ में अकर इनसाइड द सेल्स, जिसकी वजह से वाइबिलिटी जो हो जाती है सेल की, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आइडियली जो स्टोरेज की जाती है वो लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर में -150 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है इन द वेपर फेज, और एट -190 डिग्री सेल्सियस इन द लिक्विड फेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्टोरेज का, टू स्टॉप ऑल द सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड मेंटेन देयर लाइबिलिटी वाइबिलिटी।
थॉइंग, फिर जब भी हमें अब फर्दर यूज करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, थॉइंग करेंगे। मतलब हम फ्रोजन सैंपल को वार्म वाटर में रखेंगे। वार्म वाटर का टेम्परेचर अराउंड 37 to 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और हम उसको विग्रसली मतलब स्वर्ल करते रहेंगे, मूव कराते रहेंगे, रोटेट कराते रहेंगे, ठीक है। फिर थॉइंग कराने के बाद हम उसको वापस से ट्रांसफर कर देते हैं at temperatures around 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब थॉइंग हुई, थॉइंग के बाद में हम उसको मतलब अभी तक हमने जो एक ज्यादा ही वार्म टेम्परेचर लिया था वो 37 to 45 डिग्री सेल्सियस, अब हम उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे रख रहे हैं। यहाँ एक और चीज मैटर कर जाती है, वो ये कि जो भी हम जर्म प्लाज स्टोर करके रख रहे हैं उसकी हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके मॉर्फोजेनिक पोटेंशियल के बारे में पता होने चाहिए, उसके अंदर क्या जेनेटिक मैनिपुलेशंस किए गए हैं, क्या सोमोक्लोनल वेरिएशंस आए हैं उसमें, कल्चर मीडियम किस में रखा गया था, ग्रोथ काइनेटिक्स, इन सारी चीज़ों की उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब जो भी हमारा क्रायोप्रिजर्व मटेरियल है, where the water content has been reduced to an optimal level before freezing, the process of thawing becomes less critical. वहां पे थॉइंग की प्रोसेस नहीं कराई जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट मटेरियल, ऐसे क्रायो प्रिजर्व्ड मटेरियल जहाँ पे वाटर कंटेंट रिड्यूस हो चुका है पहले ही, मतलब हमने जैसे कि स्लो फ्रीजिंग में देखा था कि वाटर कंटेंट कम हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसे सेल्स जिनको हमने क्रायो प्रिजर्व कराया था बाय यूजिंग हमारा स्लो फ्रीजिंग मेथड, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम हमारी थॉइंग वाली प्रोसेस को स्किप कर देते हैं, जैसे कि हमने उसमें डायग्राम में देखा था। ठीक है, फिर हम रिकल्चर कराएंगे तो जो भी हमारा थॉट जर्म प्लाज्म होगा उसको हम सेवरल टाइम वॉश करके टू रिमूव द क्रायोप्रोटेक्टेंट्स हम उसको रिकल्चर करा सकते हैं इन द फ्रेश मीडियम। ठीक है, फिर हम हाँ हमें मेजर भी करना होगा सर्वाइवल या फिर वाइबिलिटी को, हमारे सीड की, या जो भी हमने मटेरियल लिया था फॉर द कंजर्वेशन। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेनिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड हो गया। ये स्टेनिंग मेथड्स आपको याद रखने होंगे फॉर द एग्जाम पर्पस। इवांस ब्लू हो गया, फ्लोरेसेंट डाइस्टेट, एफडीए, ये जो हमारी टेक्निक्स है, स्टेनिंग मेथड्स हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं। और बेस्ट इंडिकेटर टू मेजर द वायबिलिटी ऑफ क्रायोप्रिजर्व सेल्स इज देयर एंट्री इनटू द सेल डिवीजन एंड रीग्रोथ इन कल्चर। है ना, इस चीज से भी हम मेजर कर सकते हैं कितना ज्यादा वो रीग्रो कर रही हैं वापस से, और सेल डिवीजन किस रेट पे हो रहा है। तो इस चीज को मतलब इवेल्युएट भी करा जा सकता है बाय यूजिंग सम फॉर्मूला लाइक नंबर ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स ग्रोइंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स थॉट इनटू 100। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बिकॉज अभी एग्जाम पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू गाइस। अब प्लांट रीजनरेट हो जाएगा, मतलब जो भी हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन का अल्टीमेट पर्पस था, इट वाज टू रीजनरेट द डिजायर्ड प्लांट। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट प्लांट ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, केयरफुली हमारे सेल या टिश्यू को ग्रो कराएंगे। ठीक है, और हम जो भी जिस मीडियम में हम उसको रख रहे हैं उसमें हमारे जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होंगे या फिर ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होगा वो हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट मेथड इज कोल्ड स्टोरेज मेथड। कोल्ड स्टोरेज मेथड या फिर स्लो ग्रोथ जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन मेथड। तो हमने फर्स्ट मेथड जो देखा था वो क्रायोप्रिजर्वेशन हो गया। अब कोल्ड स्टोरेज मेथड में क्या होता है, जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन कराया जाता है एट वेरी लो एंड नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है बेसिकली वो हमारा क्या है, 1 to 9 डिग्री सेल्सियस है। तो हम ये जो हमारा टेम्परेचर काफी नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर है, इस पे फ्रीजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज स्लोड डाउन। मतलब हमने क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या देखा था, क्रायो प्रिजर्वेशन में कंप्लीटली स्टॉप हो रही थी हमारी ग्रोथ, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर, इस पे सिर्फ हमारे प्लांट मटेरियल की ग्रोथ स्लो हो जा रही है, बहुत रैपिड नहीं है, जिस स्पीड से वो होती थी ग्रो उस स्पीड से नहीं होगी, सिर्फ हमारी स्लो ग्रोथ जो है स्लो हो रही है। इसीलिए हम इस मेथड को स्लो ग्रोथ जम्पलाज कंजर्वेशन मेथड भी कहते हैं। तो
इस अप्रोच का मेजर एडवांटेज जो है वो ये है कि इसपे कोई भी क्रायोजेनिक इंजरीज नहीं आएंगी। मतलब जो हम देखते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं सीड में या फिर किसी भी कल्चर में, वो प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं आएंगी। लाइक आइस आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन वगैरह नहीं होंगी। तो लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज बहुत सिंपल भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये इट यील्ड्स जर्मप्लाज्म विद वेरी गुड सर्वाइवल रेट। तो ये कुछ मेजर एडवांटेजेस हो गए हमारे। तो कई सारे इन विट्रो डेवलप्ड शूट्स हैं या प्लांट्स हैं ऑफ फ्रूट ट्री स्पीशीज हैव बीन सक्सेसफुली स्टोर्ड बाय दिस अप्रोच, जैसे कि ग्रेप प्लांट, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स हैं। वायरस फ्री जो हमारा स्ट्रॉबेरी प्लांट है उसको हम प्रिजर्व करा के रख सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अबाउट 6 years। तो ये कुछ हमारे इसीलिए हमारा कोल्ड स्टोरेज मेथड जो है ये मोस्ट यूज्ड मेथड है, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे आते हैं लो प्रेशर स्टोरेज एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज मेथड्स पे। तो एज एन ऑल्टरनेटिव टू क्रायोप्रिजर्वेशन कोल्ड स्टोरेज, हमने ये लो प्रेशर स्टोरेज एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज मेथड्स को डेवलप कराया है फॉर द जम्पलास कंजर्वेशन। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, लो प्रेशर स्टोरेज में क्या होता है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे प्लांट स्पीशीज के अराउंड जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम उसको रिड्यूस करा रहे हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन द पार्शियल डिक्रीज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस अराउंड द जर्म प्लाज्म। तो हम बेसिकली बस क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे सराउंडिंग प्लांट मटेरियल का है उसको रिड्यूस करा रहे हैं इसमें। वैसे ही जो हमारा लो प्रेशर स्टोरेज सिस्टम है ये यूजफुल है फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ प्लांट मटेरियल। ठीक है। शॉर्ट टर्म स्टोरेज हम क्यों करते हैं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज जब हमें किसी भी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है किसी भी प्लांट मटेरियल की, फ्रूट वेजिटेबल किसी की भी, तो उस कंडीशन में हम ये लो प्रेशर स्टोरेज मेथड को यूज कर सकते हैं। अब एक आता है हमारा, इसके अलावा एक एडवांटेज और है लो प्रेशर स्टोरेज का कि it reduces the activity of pathogenic organism and inhibits the spore germination in plant culture systems। ठीक है। तो ये कुछ मेजर एडवांटेज हो गया एलपीएस यूज करने का। नेक्स्ट इज हमारा एलओएस। एलओएस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब बिलो 50 mm मर्क्यूरी। ये हम मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हम इतना रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतना ही मेंटेन रहता है 250 mm एच जी। ठीक है। और इसको हम कैसे मेंटेन करके रखें, मतलब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें इस कंडीशन में मेंटेन करके रखना पड़ेगा बाय द एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस पर्टिकुलरली नाइट्रोजन, है ना। लेकिन सिर्फ हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। अब ये मेथड वर्क कैसे कर रहा है लो ऑक्सीजन स्टोरेज की, जब हम ऑक्सीजन इतना कम कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं, दैट इज हाँ, एलओएस मेथड अब यूटिलाइज कैसे हो रहा है, हमारा काम कैसे कर रहा है कि हम अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा कि एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज रिड्यूस दे बाय इनहिबिटिंग द प्लांट टिश्यू ग्रोथ एंड डायमेंशन। इस तरीके से हम प्लांट ग्रोथ को रोक रहे हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम होगा तो CO2 कम होगा, CO2 कम होगा तो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ भी अल्टीमेटली रुक जाएगी। अब लिमिटेशन क्या है हमारी एलओएस की, वो ये है कि लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स बाय लो ऑक्सीजन स्टोरेज लाइकली टू इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ आफ्टर सर्टेन डायमेंशंस। थोड़े टाइम बाद प्लांट ग्रोथ ज्यादा ही रुक जाती है इस मेथड को यूज करके। ठीक है। ये कुछ हमारे मेथड्स थे। यहाँ पे डायग्राम में हमने डिस्कस कराया जिसमें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, जब हम अदर गैसेस, this diagram is the graphical representation of tissue culture storage under normal atmospheric pressure, low pressure, low oxygen। Normally हमारा जो atmospheric pressure होता है वो हमारा 760 mmHg के अराउंड होता है, लेकिन जब हम लो प्रेशर स्टोरेज वाला मेथड यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा प्रेशर कितना अराउंड 380 आ जाता है,
और जब हम लो ऑक्सीजन स्टोरेज मेथड यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम सेम ही मेंटेन करके रखते हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का लो ऑक्सीजन वाले मेथड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है 10% है एनवायरमेंट में। ठीक है, मतलब हमने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। लो प्रेशर स्टोरेज में क्या है, प्रेशर कम हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उतना ही है, मतलब ऑक्सीजन उतना ही है। यहाँ पे जो नॉर्मली हमारा नॉर्मल मेथड जो होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज जो होती है जिसमें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है 760 और हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो अराउंड 20% प्रेजेंट होता है। तो उस चीज़ को ही हमने मेंटेन करके, लो प्रेशर स्टोरेज में हमने क्या करा है, ऑक्सीजन हमारा रिमेन्स कांस्टेंट, बस हमने क्या करा है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दिया। और वहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे जो हम नाइट्रोजन यूज कर रहे थे 78% है, लेकिन लो ऑक्सीजन स्टोरेज में हमारा ऑक्सीजन को हम कम कर रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और हमारी नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी जो होगी 90% रहेगी। अब जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की कुछ एडवांटेजेस क्या हैं या एप्लीकेशंस क्या हैं कि हम मेंटेन करके रख सकते हैं हमारे स्टॉक कल्चर्स को फॉर द लॉन्गर टर्म, और जब चाहें हम तब उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि क्रायो प्रिजर्वेशन जो है हमारे एक आइडियल मेथड है फॉर लॉन्ग टर्म क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल कल्चर्स विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। थर्ड एडवांटेज क्या है कि जो हमारे डिसीज फ्री प्लांट्स हैं उनको हम फ्रोजन स्टेट में रख सकते हैं और प्रोपोगेट करा सकते हैं व्हेनेवर वी रिक्वायर। नेक्स्ट है रिकैलकुरेंट सीड्स कैन बी मेंटेन फॉर लॉन्ग टर्म। और इसके अलावा क्या-क्या है, कंजर्वेशन ऑफ सोमा क्लोनल गैमेटो क्लोनल वेरिएशंस इन कल्चर्स एंड हम प्लांट मटेरियल जो भी हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको कंजर्व करा के रख सकते हैं। पॉलिन का जो कंजर्वेशन है उसको इन्हांस, उसकी मतलब उसकी लाइफ स्पेन को हम इन्हांस कर सकते हैं बाय पॉलिन कंजर्वेशन। एंड जर्मप्लाज्म बैंक हम स्टैब्लिश कर रहे हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये कुछ हमारे मेजर मेजर एप्लीकेशंस हो गए। इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी है हमारी जर्मप्लाज्म स्टोरेज का। वो क्या हो जाएगा कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और ट्रेन्ड लेबर चाहिए इस काम को करने के लिए। तो ये कुछ हमारे अ, तो ये कुछ हमारे जनरल लिमिटेशंस थे या फिर जंप प्लाज के बारे में। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। We'll see you guys in the next lecture where we'll discuss about the gene transfer methods in plants. Thank you.